बिहार के नवादा जिले के कौआकोल थाना क्षेत्र के सरौनी गांव में विगत 17 जुलाई को अनुसूचित जाति के एक परिवार के घर में रात के अंधेरे में घुसकर लड़की के साथ हुई कथित रूप से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की घटना तूल पकड़ लिया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई के सांसद चिराग पासवान शनिवार को सरौनी गाँव पहुँचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात किया। इस दौरान चिराग ने पीड़ित नेहा से घटना की पूरी दास्तान सुनकर घटना पर पुलिस के प्रति काफी नाराजगी दिखाई। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि एक सम्मानित व्यक्ति के घर में रात्रि के 12:30 बजे सिर्फ शक के आधार पर प्रशासन बगैर महिला पुलिस के दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाती है और अकेली लड़की के साथ गाली गलौज एवं मारपीट करती है, तो वास्तव में यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में गुंडे और पुलिस में अंतर ही क्या रह जाता है। चिराग पासवान ने कहा कि इतना गंभीर मामले में नवादा पुलिस बेखबर है, जो बड़ा ही शर्म की बात है। इस मामले पर चिराग पासवान ने आज मीडिया से रूबरू होकर इस पूरे मामले को सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में बिहार के डीजीपी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर तमाम लोगों को इसकी जानकारी दी गई है और इस लड़की को जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक चिराग पासवान सड़कों पर लड़ता रहेगा। देश की मां मुहिम राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली महिला अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती है। एक आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली महिला हमारे देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित करने वाली हैं। तो वहीं ठीक दूसरी तरफ बिहार प्रदेश में एक अनुसूचित जाति से आने वाली बच्ची के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म किया गया है, मुझे लगता है मानवता की सारी सीमाओं को पार कर दुष्कर्म की सारी हदों को पार कर इतिहास में सबसे घृणित घटनाओं में से एक इस घटना का जिक्र होगा। मैं जिक्र कर रहा हूं कौआकोल थाने के अंतर्गत सरौनी गांव एक है, ये नवादा जिले की मैं बात कर रहा हूं। और कल हम लोग गए भी थे इस गांव में। हम लोग गए, बच्ची से हम लोगों ने मुलाकात की। घटना ये 17 तारीख की है, इसी महीने 17 तारीख की ये घटना है। रात में लगभग 11:45 बजे के आसपास। दिन में कुछ बच्चों के खेलने में विवाद हुआ होगा। वो विवाद क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर उस विवाद को आधार बनाकर, उसको बहाना बनाकर जिस तरीके से रात में 11:45 बजे पुलिस वर्दीधारी, अब वो पुलिस के लोग थे नहीं थे मुझे नहीं पता, पर वर्दी पहनकर जो लोग वहां पर पहुंचे और थाना प्रभारी के नेतृत्व में कम से कम 18 से 20 लोग इस बच्ची के घर पर पहुंचते हैं। दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं। रात में 12 बजे स्वाभाविक है और महिलाएं थी घर में, बच्ची अपनी ममेरी बहन के साथ और अपनी बुजुर्ग माँ के साथ। बच्ची का भाई, दोनों भाई यहाँ पटना में ही रहते हैं। घर में कोई पुरुष था नहीं, तो दरवाज़ा खोलने में इन लोगों को भी घबराहट हुई। वहाँ का माहौल भी उस गांव का ऐसा ही बताया जाता है, जिस वजह से दरवाज़ा खोलने में घबराहट थी। और उसके बाद दरवाज़ा जब इस बच्ची ने नहीं खोला तो दरवाजे को तोड़ दिया गया। नीले कलर का वो दरवाज़ा है। कल मैंने उसकी तस्वीरें भी साझा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप साथियों के लिए मैंने साझा भी की हैं वो तस्वीरें। दरवाज़ा तोड़ा गया। तोड़कर ये 18-20 पुलिसकर्मी तथाकथित घर में घुसते हैं और घुसकर इस बच्ची के ऊपर इस तरीके से वार करते हैं जैसे इसकी हत्या करने की साजिश से ये वहाँ पहुँचे। जूते चप्पल पहनकर बच्ची के सर, मुंह, माथे, सीना, हाथ, जो जगह दिखी उसके ऊपर बच्ची को मारा गया। लात घूसे जूतों से मारा गया। बंदूक के वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो पट जो होता है उससे बच्ची को मारा गया। नाक की उसकी हड्डी यहाँ की टूट। यहीं तक बात सीमित नहीं रही। बच्ची को निर्वस्त्र कर उसके कपड़े उतार कर
जिस तरीके से बेरहमी से उसकी पिटाई की गई और जिस तरीके से पुलिसकर्मी मानवता की सारी हदें पार कर इस दृश्य को होता देख मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे बच्ची को। और तो और जब बच्ची ने अपना तन ढकने के लिए जब बोला कि भैया कपड़े तो पहनने दीजिए, तो उन्हीं पुरुष पुलिसकर्मी ने आपस में उसको घेर लिया और बोला अब यहीं पे तुम कपड़े बदलो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी भी सभ्य समाज में इस तरीके की घटना को माफ़ किया जा सकता है? और अगर माफ़ नहीं किया जा सकता, मैं मानता हूं भैया कि हम सब में से शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद होगा जो बोलेगा कि हाँ ठीक है। भले अपराध कोई कितना बड़ा क्यों नहीं हो, यहाँ पे तो अपराध भी नहीं था भाई, बच्चों का आपस में खेल का मामला था। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद अगर सभ्य समाज इसको माफ़ नहीं कर सकता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनका प्रशासन मौन क्यों है? और आज मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं विचलित हूँ इसको देखकर। मेरी छोटी बहन है वो, 17 तारीख की ये घटना, कल 22 तारीख को मैं उसी गांव में था। इस एक हफ्ते में FIR तक दर्ज नहीं की गई, किसी ने रिपोर्ट तक दर्ज करना ज़रूरी नहीं समझा। बच्ची खुद उस हालत में थाने दर थाने भागती रही। और थाने दर थाने क्यों? क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय थाने गई, वहाँ के महिला थाना गई, वहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति थाना में गई। थाने दर थाना ये बेचारी बच्ची भागती गई, किसी ने उसकी रिपोर्ट तक दर्ज करना ज़रूरी नहीं समझा। खैर, जो सामान्य थाना है वहाँ से तो अपेक्षा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि रिपोर्ट आप उन्हीं के खिलाफ दर्ज कर रहे हैं। वही थाना के लोग इस गतिविधि में, इस कुकर्म में सम्मिलित हैं। पर महिला थाना, और मुझे ताज्जुब होता है उस महिला पुलिसकर्मी पर जो उस महिला थाना की प्रभारी थी, कैसे आपका खून नहीं खौलता एक बच्ची के साथ ऐसी घटना को होते देख। और वो बच्ची आपके पास आती है और उल्टा वो महिला पुलिसकर्मी उस बच्ची के साथ ही गाली गलौज करके उसको उल्टा लात घूंसे मार के भिजवा देती है वहाँ से। कैसे कोई एक महिला दूसरी महिला के साथ ऐसा कर सकती है? क्या स्थानीय असामाजिक तत्वों का दबाव इतना ज़्यादा हो गया है उस पंचायत, उस गांव में? दबंग इतने हावी हो गए हैं कि बाकी सारे प्रशासन के लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए। ये तो छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारियों को क्या हुआ? SP साहब, वहाँ के स्थानीय SP, 6 दिन उनके इलाके में इस घटना को बीते हुआ, उन्होंने एक बार ज़रूरी नहीं समझा भैया कि मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज कराऊं, मैं इसकी जांच करवाऊं कि बच्ची के साथ ये हुआ कैसे? अगर मीडिया में ये बात चल रही है, बच्ची ने खुद आप मीडिया साथियों के सामने आकर अपना बयान दिया है, बताया है उसने कि कैसे उसके साथ ये घटना घटी, उसके बावजूद स्थानीय SP ने 6 दिन तक इस पर खामोश रहे। कल दोपहर में SP साहब वहाँ पर पहुँचे हैं। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उससे पहले खाना पूर्ति करने वहाँ पर पहुँचे। उससे पहले वही महिला थाना की पुलिसकर्मी जो उसको लात घूंसे मारकर बच्ची को वहाँ से भगा रही थी, कल वो सामने से फ़ोन करती है बच्ची की बहन के मोबाइल पर। और क्योंकि उस वक्त मैं सामने मौजूद था, मेरे साथ पार्टी के तमाम और वरिष्ठ पदाधिकारी थे, जिसमें अरुण बाबू भी वहाँ पर थे, पूर्व सांसद जहानाबाद पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इन्होंने फ़ोन लेकर उस महिला पुलिसकर्मी से बातचीत की और जब इन्होंने सवाल किया कि 6 दिन में क्यों नहीं उसकी FIR दर्ज की, तो उसने फ़ोन काट दिया। और उसके बाद जब बैक टू बैक मेरे अधिकृत नंबर से जब फ़ोन किया गया तो उन्होंने फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझा। इस तरीके से कानून व्यवस्था चलेगी क्या बिहार में? भाई, कोई आखिरी बार आप में से कोई भी मुझे बता दे या तस्वीर दिखा दे,
आखिरी बार बिहार की पुलिस ने, बिहार के प्रशासन ने कब इतनी विस्तृत कार्रवाई की थी किसी मर्डरर, किसी डकैत, किसी अपराधी को पकड़ने के लिए? कब पुलिस इतनी तत्पर, इतनी जागरूक हुई थी कि रात में 12 बजे किसी अपराधी, किसी तस्कर के घर पे जाकर रेड मार रही है? कब किया गया था? मेरे संज्ञान में तो नहीं है भैया। मैं तो रोज़ हत्याओं में जा रहा हूँ जहाँ जहाँ हो रही। परसों मैं शिवर भी गया था, वहाँ पे भी 2 बच्चे आने वाले लोग हैं। कौन सुनेगा इनकी? तो कान खोल के सुन ले ऐसे लोग जो ये सोच रखते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति की सुनवाई करने वाला कोई नहीं, उनकी बात को उठाने वाला कोई नहीं। जब तक चिराग पासवान जिंदा है, मैं इन घटनाओं के विरोध में निरंतर आवाज़ उठाता रहूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि इन परिवारों को कम से कम न्याय मिले और कम से कम ये परंपरा ना स्थापित हो कि कोई भी आए, कुछ भी करके चला जाए और उसके बाद लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। मैंने लिखित तौर पर भी आप सब साथियों के सामने भी मैं इसकी प्रतिलिपि दे रहा हूँ, पर मैंने लिखित तौर पर भी माँ महिम को भी मैंने इसकी जानकारी दी है। मैं माँ महिम राष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूँ, अनुसूचित जनजाति से आती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग उनके राष्ट्रपति बनने का हम लोग उत्सव भी मना रहे हैं। 75 सालों में पहली बार एक आदिवासी महिला, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सबसे पहले तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए, एनडीए से हमारे संबंध हैं नहीं हैं, सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए तुरंत हम लोगों ने समर्थन दिया था। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आते। माँ महिम से मुझे उम्मीद है कि कम से कम वो इसका संज्ञान लेंगी। उनके तो संज्ञान में मैंने दिया ही है, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उनको सिर्फ एक मुख्यमंत्री की हैसियत से ही नहीं, गृह मंत्री की हैसियत से भी उनको भी मैंने लिखित तौर पर इस घटना की जानकारी दी है। कम से कम इस विषय में मैं उनसे उम्मीद ज़रूर रखूँगा। एक बच्ची, एक महिला, उसकी इज्जत से जुड़ा हुआ ये विषय है। उनसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसमें वो तत्परता दिखाए। माँ महिम राज्यपाल को भी मैंने इसकी जानकारी दी है। नीडलेस टू से यहाँ के डीजीपी महोदय और गृह सचिव और एसपी साहब को भी मैंने इसकी प्रतिलिपि दी है, पर साथ ही में इसकी प्रतिलिपि मैंने मानव अधिकार आयोग में भी मैंने दी है, महिला आयोग को भी मैंने इसकी जानकारी दी है, राष्ट्रीय बिहार दोनों स्तर पर, और साथ ही में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भी दी है। इस तरीके के प्रेसिडेंट्स को सेट होने नहीं दिया जा सकता। ये कोई छोटी घटना नहीं है भाई, इतिहास गवा रहा है। इन्हीं घटनाओं ने बड़ी बड़ी और घटनाओं को अंजाम दिया। फूलन देवी को हम लोग भूले नहीं हैं, किस तरीके से उन्हें नग्न कर कर पूरे गांव में घुमाया गया। आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लोगों को मारा, बंदूक उठा ली, डकैत बन गई। कारण क्या था भैया? नक्सली लोग बनते हैं, कारण क्या था? क्यों बनते हैं? जब ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी भी इसीलिए फटता है, ज़मीन के नीचे जो गर्म पदार्थ होते हैं, जब आप उसको निकलने का मौका नहीं देते तभी ये विस्फोट होता है। और अगर इसी तरीके से इन मामलों की लीपापोती होती रही, इन मामलों को दबा के रखा गया, तो ऐसे ही ज्वालामुखी फटेंगे। और इसीलिए मैं कम से कम पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करूंगा, और मैं साथ ही में तमाम सांसद, विधायक, नेताओं से आग्रह करूंगा कि वो जात पात धर्म मजहब से उठकर, मैं अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले नेताओं से तो विशेष आग्रह करूंगा कि वो सत्ता में हो, विपक्ष में हो, जहां पर भी हो, कम से कम इस बच्ची का साथ दें, इस बच्ची को न्याय दिलाने में, मेरी इस मुहिम में अपना साथ दें। पर साथ ही में मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि मानवता को इस विषय में आधार बनाया जाए और दलगत राजनीति से उठकर बच्ची को न्याय दिलाया जाए। लोकसभा में इस विषय को मैं ज़रूर उठाऊंगा।